जय हिंद। तो फाइनली यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी का रिपोर्ट आ चुका है। तो आज हम यहाँ पर इसी रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, और वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में कि इसकी इम्पैक्ट यहाँ पर क्या क्या हो सकती है और स्टॉक मार्केट को यहाँ पर ये कैसे रिएक्ट करेगा। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। लेकिन इससे भी अगर पहले कहना चाहूँगा, किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में यहाँ पर बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे वीडियोस आपके लिए यहाँ पर मैं लाता रहूँगा। तो बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के रिपोर्ट की। तो देख सकते हो रिपोर्ट अक्टूबर 2021 यहाँ पर, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने आर्टिकल तो ऑलरेडी डाल रखा है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर खुद से यहाँ पर पूरा रिपोर्ट डाउनलोड करके पढ़ना है तो आपको जाना पड़ेगा आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहाँ पर आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगा और मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पर खुद से पढ़ें। अगर आप रिपोर्ट खुद से पढ़ोगे तो वो आपके लिए और बेटर रहेगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर कैपेबल बनाना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर ऐसी चीज़ें, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर खुद से करना सीखें, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ये पढ़ना नहीं आता, इसके टर्मिनोलॉजीज को पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, पहले आप यहाँ पर ये वाला वीडियो देख लीजिए और सीख लीजिए कि टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या होता है, उसकी इम्पैक्ट क्या होती है, वो सब चीज़ें एक बार सीख लीजिए। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो आप यहाँ पर खुद से जो है रिपोर्ट पहले पढ़िएगा, और उसके बाद अगर मैं वीडियोस बनाता हूँ कुछ समझ में नहीं आता तो वो आप जाकर जो है क्रॉस चेक जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो पॉलिसी रिपोर्ट सामने निकल कर आया, ठीक है। तो जब भी ऐसा रिपोर्ट आता है तो मार्केट जो देखता है ना, वो एक चीज़ सबसे पहले देखता है। जब भी ये रिपोर्ट निकल कर आता है तो मार्केट को बाकी अंदर की चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं होता। मार्केट को सबसे पहले अगर ये चीज़ एक एक चीज़ यहाँ पर गलत हो जाती है तो मार्केट को बाकी चीज़ें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो चीज़ कौन सी है? इंटरेस्ट रेट की। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के बारे में क्या बात कही गई है, तो आप यहाँ पर देखिए, MPC इज़ डिसाइडेड टू कीप गोइंग विथ एन अकोमोडेटिव स्टैंस। तो अकोमोडेटिव स्टैंस का क्या मतलब रहता है कि कुछ भी चेंज नहीं है, जो जैसा है वैसा ही हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, उसका ये मतलब है। यानी कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर जो है वो हमने बढ़ाए नहीं है, जो पिछली बार जो थे वही हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर निकल कर आती है कि यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले नहीं है। अभी आप सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट की स्टॉक मार्केट पे इम्पेक्ट क्या पड़ती है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट यहाँ पर नीचे आता है, और अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात रहती है। ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट नीचे आता है यानी कि पूरा नीचे आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें करेक्शन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कि अगर इंटरेस्ट रेट अभी इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, तो 4.5 समथिंग चल रहा है, 5% मान लो, ठीक है, 5% मान लो। तो मुझे बताओ कि अभी 5% चल रहा है, तो आप यहाँ पर जाओगे इक्विटी में, स्टॉक मार्केट में आप रिस्क लेने जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि उसके बदले में आपको रिटर्न अच्छा खासा मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पर 15% का, चलो मान लेते हैं ना, 15% का किसी स्टॉक में आपको रिटर्न मिल रहा था, आप यहाँ पर जाओगे। लेकिन मुझे बताओ कि कल को अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और आपको बैंक की FD यहाँ पर 10% का रिटर्न देने लगती है, जो इतनी सिक्योर होती है यहाँ पर, तो वो इतनी सिक्योर चीज़ आपको 10% के रिटर्न दे रही है, तो मुझे बताओ कि आप यहाँ पर क्यों जाकर वो 15% रिटर्न के लिए जाओगे, क्यों उतना रिस्क उठाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सब देखिए, ये सब उनके पूरी सिस्टम होती है, उनमें यहाँ पर जो है पूरा उनका एल्गोरिथम सेट होता है कि यहाँ पर इतना इतना यहाँ पर होता है कि अगर मेरा रिस्क इतना है तो मैं इतने % का इन्वेस्टमेंट रहेगा, मेरा इतना इतना रहेगा। वो सब चीज़ें वो इंस्टीट्यूशनल वाले वो सब चीज़ें करते रहते हैं। हमको सिंपल सा ये समझना है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है, और इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो मार्केट के लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर रिवर्स रिपो रेट और रिपो रेट दोनों यहाँ पर अनचेंज्ड है, ठीक है। तो वो है। अब दूसरी बात, तो मैंने पिछले वाले जो आर्टिकल लिखा था एसेंशियल थिंग्स वाले, तो उसमें मैंने लिखा था कि भाई अब इस बार का जो आएगा ना यहाँ पर ये रिपोर्ट, तो उसमें इन्फ्लेशन के ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस जो थे ना वो बहुत ज़्यादा हद तक यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे चल रहे थे। तो हमको यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि हमारे RBI यहाँ पर जो है वो क्या बोलती है इसके बारे में। इसकी कमेंट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर क्रूड ऑयल हद से ज़्यादा बाहर निकल गया तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर चेंज हो सकते हैं। तो इसीलिए इन्फ्लेशन हमारा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था इस टाइम के। और यहाँ पर हमको एक खुशखबरी देखने को मिल रही है कि सीपीआई इन्फ्लेशन ईज्ड टू 5.3%, यानी कि अगस्त में 5.6% समथिंग था, वहाँ से 5.3% अभी देखने को मिल रहा है, इवन विथ हायर क्रूड ऑयल प्राइस। तो ये है कि हाई क्रूड ऑयल प्राइस के बावजूद हमको इन्फ्लेशन यहाँ पर कम होते हुए नज़र आया है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद हम आगे के फोरकास्ट भी देखेंगे कि यहाँ पर कितना कितना फोरकास्ट और वो कर रहे हैं आरबीआई। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं, ठीक है, जो कि लोग नहीं देखते। एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि क्रूड ऑयल प्राइस एज्यूम्ड एट $75 पर बैरल एज अ बेस लाइन। ठीक है, ये बेस लाइन। तो ये रिपोर्ट्स आपको पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है। छोटी छोटी बातें जब आप यहाँ पर खुद से पढ़ोगे ना तो ही आपको समझ में आएगी। बेस लाइन $75 क्या हो चुका है, अब बेस लाइन बन चुकी है आपके लिए। ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। आप सबको पता है टाइम टू टाइम यहाँ पर जो है महंगाई बढ़ती है। ठीक है, जो चीज़ आपको 20-25 साल पहले 100 रुपये में मिलती थी, आज वो आपको 100 रुपये में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वही है कि क्रूड ऑयल यहाँ पर क्या है, क्रूड ऑयल एक लिमिटेड है। क्रूड ऑयल यहाँ पर कुछ अनलिमिटेड नहीं है कि उसकी अनलिमिटेड चलता रहेगा। क्रूड ऑयल भी यहाँ पर लिमिटेड है। तो उसका क्या मतलब होता है कि टाइम टू टाइम यहाँ पर क्रूड ऑयल भी यहाँ पर एक हद तक जो है क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। और जब सप्लाई कम होती है तो यहाँ पर उसकी जो प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर हो सकता है, अभी देखिए आप 15-20 साल पहले देखोगे तो ये बेस लाइन ये $75 नहीं थी। ठीक है, $75 पहले बेस लाइन नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर इस टाइम पे 75 जो डॉलर है वो बेस लाइन बन चुकी है $75 की। यानी कि क्या कि अगर आपका ऑयल $75 पे चल रहा है ना तो कोई प्रॉब्लम, इतना ज़्यादा हद तक प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऊपर जो है उसकी जो बैंड्स होते हैं ना, टॉलरेंस बैंड, तो वो होते हैं। तो इसके एक अपर टॉलरेंस बैंड होता है, एक लोअर टॉलरेंस बैंड होता है। तो अपर टॉलरेंस बैंड के भी बाहर निकल जाए अगर प्राइस, फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पर अब यहाँ पर दिक्कत आई है। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट कोई ना कोई तरीके से डिप्लोमेटिक यहाँ पर कोई एक्शन लेगा इसको कम करने के लिए। ठीक है, ओपेक से बात करेगा, कुछ तो यहाँ पर करेगा। ठीक है, वरना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, कुछ तो यहाँ पर वो अपने तरीके से इन्फ्लेशन को यहाँ पर हैंडल करने की जो भी उससे बनता है वो यहाँ पर करने की ट्राई करेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा समझने की बात है। अभी मैं इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा हूँ इस बात को, क्योंकि इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने, आप सबको पता है मेरी आदत, ठीक है, यूट्यूबर्स को देखता हूँ उन जो यहाँ पर डेली स्ट्रेटजी वाले होते हैं, तो वो लोग क्रूड ऑयल अभी बहुत चिल्ला रहे हैं कि क्रूड ऑयल तो देखिए इतना तेज़ यहाँ पर इतना निकल गया, इतना निकल गया, अब तो यहाँ पर ये हो जाएगा, अब तो मार्केट इतना गिरेगा, मार्केट ये गिरेगा वो गिरेगा। ठीक है, मार्केट यहाँ अभी भी यहाँ पर देखे, मार्केट अभी भी लगातार लगा हुआ है। ठीक है, 18,000 पे होने को आया है मार्केट। इतना यहाँ पर बढ़ने के बाद भी मार्केट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये है कि अगर मैं आपको दिखा दूँ फ्यूचर्स में होगा शायद से, तो देखिए कि क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल देखिए कि क्रूड ऑयल तो यहाँ पर लगातार हाई बना रहा है। ठीक है, लेकिन मार्केट में, हमारे मार्केट जो है उसमें जो है कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। क्यों इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो हमारा जो क्या है, ठीक है, जो एज्यूम्ड क्या किया है हमने, बेस लाइन किया है वो $75 है। तो इसका मतलब कि अगर 75 के यहाँ पर करीब रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसका जो अपर टॉलरेंस लेवल है वो मैं नोट करना शायद भूल गया हूँ, तो अगर वो होता तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता कि वो भी क्या है, तो आपको थोड़े से अच्छे बेटर में समझा पाता। लेकिन कोई बात नहीं, आप खुद से ये चीज़ करके दे लिए मेरे लिए दे दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर रिपोर्ट पढ़िए खुद से और यहाँ पर ढूंढिए कि यहाँ पर अपर टॉलरेंस लेवल इसका क्या है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो ये एक आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, वो आप यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर देखिए इन्फ्लेशन तो ईज़ हो गया, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। उसके बाद हम देखेंगे फोरकास्ट, तो यानी कि जो इन्फ्लेशन है वो अगले टाइम तक यहाँ पर कैसा रहने वाला है। तो अब देखिए कि सीपीआई इन्फ्लेशन टू ईज़, यानी कि अभी जो हुआ है उससे भी यहाँ पर कम होने वाला है अगले क्वार्टर में। ठीक है, 5.3% टू 4.7% यहाँ पर होने वाला है, और यहाँ पर सब्सिक्वेंटली उसके बाद फिर से बढ़ जाएगा।
ठीक है। देखिए Q4 में यहाँ पर फिर से बढ़ जाएगा, फिर से 5.7% पे आगे रुक जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा था अगस्त में 5.67% के करीब था। तो वही फिर से यहाँ पर हमको होते हुए देखने को मिलने वाला है एंड हाउ एवर वी आर सीइंग एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन कंपेयर टू द प्रीवियस प्रोजेक्शन डन इन अप्रैल रिपोर्ट। ठीक है, तो यानी कि जो प्रीवियस कंपैरिजन थी, जो भी मैंने इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा था। ठीक है, कि यहाँ पर आरबीआई जो है वो हर बार यहाँ पर प्रोजेक्शन करते हैं कि भाई इतना इतना हो सकता है, और जितनी भी बार यहाँ पर रिपोर्ट्स आता है तो वो प्रोजेक्शन और उसके बाद एक्चुअली में क्या इम्पैक्ट हुआ है उस सबको यहाँ पर मेज़र करके फिर से एक बार नया प्रोजेक्शन करती है। ठीक है, तो ऐसे करके धीरे धीरे करके हमारे पास जो डेटा निकल कर आता है वो इम्प्रूव होते रहता है। तो यहाँ पर देखिए कि पिछली बार जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया था तो वो यहाँ पर 5.0 था, उसके बदले में 4.9 रहा, तो वो तो यहाँ पर अच्छी बात है Q4 की। ठीक है, इसके बाद Q1 की बात करें तो Q1 में क्या रहा था, 5.2 था। उसके बाद यहाँ पर हो गया एक्चुअली में जो निकल कर आया वो 5.6 निकल कर आया। उसके बाद Q2 का प्रोजेक्शन था 5.2 का ही प्रोजेक्शन था, लेकिन वो निकल कर आया 5.4 का। तो यानी कि आप डिफरेंस देख सकते हो 5 मतलब 0 पॉइंट यहाँ पर 4%, 0.2% का डिफरेंस यहाँ पर हमको निकल कर आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने बैंड कितना दिया था, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा या फिर आर्टिकल भी मैंने लिखा था इसके ऊपर वो पढ़ा होगा, तो उसने बैंड दिया था ±2% का, यानी कि 4% उसके ±2% का यहाँ पर उसने बैंड दिया था, यानी कि 6% तक भी आता है फिर भी यहाँ पर हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके ऊपर अगर चला जाता है फिर हमको यहाँ पर आरबीआई कुछ ना कुछ एक्शन लेता हुआ हमको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी जब नेक्स्ट रिपोर्ट आएगा तो इस बार जो प्रोजेक्शन उन्होंने किए है वो यहाँ पर कंपेयर होते हुए आपको नज़र आएंगे। तो इसी तरीके से हर बार जो है डेटा यहाँ पर मॉडिफाई होता रहता है और अच्छा यहाँ पर होता रहता है। तो देखिए विथ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट इन नियर मंथ, तो यानी आने वाले मंथ में तो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर कम हो जाएगा। द आउटलुक हैज़ इम्प्रूव्ड, यानी कि आउटलुक है वो इम्प्रूव हुआ है, एंड इट्स ट्रेजेक्टरी में बी शिफ्टिंग डाउनवर्ड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू इनिशियल एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो एक्सपेक्टेशन रही है तो हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में नीचे की ओर भी उसका शिफ्टिंग हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आती है इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, जो मैंने बोला ना एक चीज़ होती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अकोमोडेटिव स्टैंस, तो वो तो जीडीपी ग्रोथ के पहले भी यहाँ पर सबसे फर्स्ट प्लेस पे रहता है ना कुछ, तो ये यहाँ पर अकोमोडेटिव स्टैंस यानी कि इंटरेस्ट रेट के बारे में हमको बताइए, तो वो प्रायोरिटी पहले रहती है। इस रिपोर्ट में प्रायोरिटी दूसरे नंबर पे रखी थी मैंने। ठीक है, उनका जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उनका तो मुझे पता नहीं कि वो लोग कौन सी को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी में इन्फ्लेशन था दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी पे था मेरा जीडीपी ग्रोथ के बारे में कि जीडीपी ग्रोथ के बारे में आरबीआई ने क्या बोला है। तो जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो प्रोजेक्टेड फॉर 2021-2022 इस 9.5% का उन्होंने प्रोजेक्शन किया है, और जो यहाँ पर जेफरीस ने या तो फिर मूडीज़ ने, इन दोनों में से किसी एक ने तो अभी प्रोजेक्शन किया था यहाँ पर 8.5 का उन्होंने प्रोजेक्शन किया था, डबल डिजिट ग्रोथ से निकल कर इन्होंने 8.5 समथिंग प्रोजेक्ट किया था, और आरबीआई जो हमारा प्रोजेक्ट कर रही है वो 9.5 का अभी प्रोजेक्शन चल रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली में वो कितना आता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो देखिए रिपोर्ट आपको क्यों पढ़ना चाहिए। अगर आप यहाँ पर रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ोगे ना तो आरबीआई आपको स्टॉक के नाम बता देती है कि भाई ये देखिए स्टॉक के नाम, मतलब आपको आइडिया देती है कि भाई ये स्टॉक में आपको फ्यूचर में प्लान अच्छे दिख सकते, ग्रोथ अच्छी दिखाई दे सकती है। तो आप देखिए क्या लिखा है कि मेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज कंटिन्यू टू बेनिफिट फ्रॉम पेंडेमिक induced demand from international customers and the adoption of new models, RBI says। यानी कि आरबीआई ने क्या बोला है कि देखिए जो होना था वो तो हो गया। ठीक है, जो पैंडेमिक आना था वो तो आ गया, लेकिन इसके बेसिस पे यहाँ पर लोग अब क्या कर रहे हैं, अब अपनी जो सिस्टम है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। अब उसको वो क्या कर रहे हैं कि ज़्यादातर इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर क्या बोलते हैं, वर्क फ्रॉम होम बोलते हैं ना। पूरी यहाँ पर जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनी से अब अपग्रेड कर रही है, तो उसको यहाँ पर बेनिफिट किसको मिलेगा, हमारे आईटी कंपनीज को मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर निकल कर आया है। उसके बाद देखिए सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स एक्सपेक्ट फर्दर स्ट्रेंथनिंग इन ओवरऑल बिजनेस सिचुएशन एंड टर्नओवर इन Q3। हमको सेक्टर्स भी मिल गए यहाँ पर।
ठीक है, जो लोग बोलते हैं ना कि आप स्टॉक का नाम नहीं बता रहे हो, सेक्टर तो बता दो कौन से सेक्टर में पैसा लगाए। देख लीजिए कौन से सेक्टर बोले उसने, सर्विस सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो ये दोनों में यहाँ पर हमको अच्छा जो है ग्रोथ होते हुए नज़र आ सकता है। अब ये रियल जीडीपी ग्रोथ जो है प्रोजेक्शन ऑफ, तो वो देखिए कि आरबीआई ने यहाँ पर क्या प्रोजेक्ट किया। तब देखिए पिछली बार तो यहाँ पर 20.1 पर आकर रुकी थी, जो कि यहाँ पर 26.9 समथिंग कुछ तो यहाँ पर प्रोजेक्शन था, लेकिन जो एक्चुअली में निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, 20.1 निकल कर आया। ठीक है, तो वो कोई बात नहीं, वो तो इतना है, फिर भी इतना बहुत बढ़िया है। इस बार का यहाँ पर क्या निकल कर आया है, इस बार का फर्स्ट देखिए इतना क्या निकल कर आया है। फर्स्ट में क्यू में यहाँ पर 7.7, दूसरे में 6.1, फिर 13.1, फिर 5.1 और 6.1, इस तरीके से हमको जो है निकल कर आया है। तो ये सब चीज़ मिलाकर अगर आप देखोगे ओवरऑल तो 9.5% की ग्रोथ जो है वो हमको देखने को मिलने वाली है। ये सब एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अब जो है डिवाइड करके दिखाया उन्होंने कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है ग्रोथ कैसी रहेगी, और हमने यहाँ पर देखा है कि ओवरऑल एक फाइनेंशियल ईयर ये में यहाँ पर कितनी ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है। तो वो तो है, अभी देखिए ग्रोथ भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठीक ठाक ही यहाँ पर ग्रोथ है। ठीक है, यहाँ पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो जीडीपी से रिलेटेड यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जीडीपी ग्रोथ तो मूव फ्रॉम 20.1% इन Q1, ठीक है, टू 5.9% इन Q4। तो यहाँ पर ये इतना ड्रॉप यहाँ पर आएगा। उसके बाद ये एक्सपेक्टेड टू 13.1% इन Q1 ड्यू टू बेस इफेक्ट्स एंड 6.1% Q2। यानी कि जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया ना, वही यहाँ पर वर्डिंग में लिखा है कि ऐसे ऐसे करके एक एक क्वार्टर में यहाँ पर आपको इस तरीके से जीडीपी ग्रोथ होती हुई नज़र आएगी। तो वो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा है कि देखिए एक्चुअल प्रोजेक्शन मैंने आपको बोला ना 26.9 बोल दिया था मैंने गलती से, लेकिन यहाँ पर अप्रैल में जो पिछली बार का जो रिपोर्ट आया था ना मॉनेटरी पॉलिसी का अप्रैल में, तो वहाँ पर उन्होंने जीडीपी को प्रोजेक्ट किया था 26.2 का, लेकिन यहाँ पर निकल कर आई एक्चुअली में जो निकल कर आई वो निकल कर आई 20.1% की। ठीक है, तो हालांकि ये इतना ज़्यादा यहाँ पर है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर बेटर हो सकता था, लेकिन वो क्यों हो गई देखिए, लार्जली रिफ्लेक्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ स्टीप जंप, एकदम से बहुत ज़्यादा जंप आ गई इन इन्फेक्शंस ड्यू टू द सेकंड वेव ने हिट किया, तो हमारी जीडीपी इतनी आकर यहाँ पर हुई है। तो अब तो यहाँ पर सिचुएशन अभी देखिए केस फ़िलहाल लेटेस्ट आपको बताऊं तो 18,000 अब केसेस चल रहे थे, लेकिन अब आज यहाँ पर आज यानी कि मैं 8 तारीख की आपको बात बताऊं, आज तो 9 हो गई, लेकिन 8 तारीख की बात बताऊं तो वहाँ पर चल रहे थे 23,000। अभी यहाँ पर थोड़ा सा जंप हमको देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है धीरे धीरे करके यहाँ पर भी हमको जंप देखने को मिले, तो यहाँ पर से भी थोड़ा बहुत जो है हमको देखने को इम्पैक्ट मिल सकता है। हालांकि ये इम्पैक्ट जो सेकंड वेव है उतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन इम्पैक्ट तो आ सकता है, थोड़ा बहुत तो आएगा। ठीक है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। उसके बाद हम देखिए एग्रीकल्चर की बात करें तो ये भी एक बहुत फोकस वाला टॉपिक है कि मानसून कैसा रहेगा। तो देखिए मानसून तो यहाँ पर ठीक ठाक रहा है, ठीक है, मानसून में इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन जो साउथ के पार्ट है ना, साउथ के पार्ट में बहुत अच्छी बात है, साउथ के पार्ट में तो अच्छा खासा यहाँ पर हुआ है, लेकिन ईस्ट वाला जो पार्ट है वहाँ पर यहाँ पर एवरेज हुआ है, ईस्ट वाले पार्ट में भी एवरेज हुआ है। जो साउथ वाले पार्ट था ना उसमें बेस्ट जो मानसून आप बोल सकते हो कि बेस्ट है वो हुआ है, ईस्ट वाले पार्ट में ठीक ठाक हुआ है, लेकिन जो वेस्ट वाला पार्ट है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेनिंग हुई है। ठीक है, जो कि यहाँ पर गुजरात साइड वहाँ पर है, वहाँ पर हुई है, बहुत ज़्यादा भारी यहाँ पर हुई है। तो कुछ भी मतलब उस हमको देखना था कि यहाँ पर जो आरबीआई का यहाँ पर क्या कहना है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑन द सप्लाई साइड एग्रीकल्चर यहाँ पर देखिए एक्टिविटी शुड बेनिफिट फ्रॉम गुड खरीफ सोइंग, यानी कि खरीफ की जो सीज़न थी यहाँ पर, तो वहाँ पर एक अच्छी बात यहाँ पर हमको निकल कर आई है। अब रबी की बात करें तो अभी भी यहाँ पर क्या है कि एक्सपेक्टेड टू बी वेल सपोर्टेड बाय इम्प्रूविंग वाटर स्टोरेज, ठीक है, और रिजर्वेशन, तो यानी कि ये भी एक अच्छी यहाँ पर कंडीशन में रहे, तो वो भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि ये मानसून का यहाँ पर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला है, गुड खरीफ सोविंग, यानी कि हमको यहाँ पर इतनी कुछ यहाँ पर दिक्कत महसूस नहीं हुई। साउथ पार्ट में तो बहुत अच्छी यहाँ पर मानसून हुई है, ठीक है, और इस ईस्ट पार्ट में भी यहाँ पर बहुत अच्छी हुई है। तो यहाँ पर हमको ऐसे कोई दिक्कत वाली यहाँ पर मानसून की तरीके से यहाँ पर तो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर भी यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा
जो है कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सारी चीज़ें कि मानसून भी यहाँ पर इफ़ेक्ट करता है। अगर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में मानसून हो गया या तो फिर मानसून ही बहुत कम हुआ तो भी यहाँ पर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको अफेक्ट यहाँ पर हो सकता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत रहती है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी होती है ना। इसका ये मतलब नहीं होता कि स्टॉक मार्केट पूरा गिर जाएगा, ये करेक्शन आ जाएगा, ये सब कुछ यहाँ पर ये सब चीज़ें के लिए नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो कि हमको समझने की ज़रूरत रहती है। ठीक है, वो चीज़ हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर काम आती है। तो वो ये समझने के लिए था। ठीक है, तो देखिए उसके बाद आते हैं जो यहाँ पर आरबीआई ने इस बार यहाँ पर देखा कि क्या कि वर्ल्ड इज़ करंटली फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी कि सेमीकंडक्टर के बारे में भी आरबीआई की कमेंट्री जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो यहाँ पर कौन कौन सी कमेंट्री करते हैं। तो देखिए विच इज़ द फोर्थ मोस्ट ट्रेडेड आइटम ग्लोबली आफ्टर क्रूड ऑयल। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप क्रूड ऑयल को इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो आपको इसको भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए सेमीकंडक्टर का। ठीक है, हालांकि अभी हमको न्यूज़ निकल कर आई है कि सेमीकंडक्टर की जो अभी शॉर्टेज है वो यहाँ पर ईस्ट हो सकती है, यानी कि यहाँ पर शॉर्टेज है वो कम यहाँ पर हो सकती है। अभी ये मामला थोड़ा सा अभी सुधर सकता है आने वाला टाइम में। तो एक राहत की खबर तभी निकल कर आई है। लेकिन आप ये देखिए कि फोर्थ मोस्ट ट्रेडेड आइटम ग्लोबली, तो ये सब आपको सीखने को कैसे मिला? आप रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ पर खुद से एक बार रिपोर्ट पढ़िए तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि कोई एक आदमी यहाँ पर कितना कवर करेगा, एक आर्टिकल लिखने वाला कितना कवर करेगा? वो तो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वही बता देगा ना आपको। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप डिटेल में पढ़ोगे सब कुछ तो आपको बहुत कुछ चीज़ें ऐसी मिलेगी जो कि आपको नहीं पता होगी। तो यहाँ पर देखिए ग्लोबल आपको क्रूड ऑयल, रिफाइंड ऑयल एंड कार्स, तो ये सब के बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है। उसके बाद देखिए कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट इज़ वैल्यूड एट यूएस 440 बिलियन, accounting for around 5% of global goods trade and is expected to grow by 25.1% इन 2021, यानी कि 2021 में ही वो 25.1% की ग्रोथ यहाँ पर दिखा सकता है। एक्सपेक्टेड टू ग्रो driven by key segments such as mobile phone, information and communication technology infrastructure, यानी कि इस सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या यूज़ होता है? पर्सनल कंप्यूटर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स। तो आप बात करते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो उसमें क्या लगता है? सेमीकंडक्टर वही होता है। आप यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो, यहाँ पर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर भी क्या लगता है? सेमीकंडक्टर। कंप्यूटर्स की बात करें सेमीकंडक्टर, ग्राफिक्स कार्ड की बात करें सेमीकंडक्टर, मोबाइल फ़ोन की बात करें सेमीकंडक्टर, सब कुछ जगह पे सेमीकंडक्टर एक तरीके से आपका जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बोले ना, आपको टेक्नोलॉजिकल ज़माने का, तो आपका ऑक्सीजन है। इसके बिना यहाँ पर आप ज़िंदा नहीं रख सकते। ठीक है, अभी यहाँ पर फ़िलहाल रिसेंटली, अभी जो फ्यूचर में देखेंगे उसका तो पता नहीं, लेकिन अभी अभी अब आपके साथ जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं उनको पता होगा फेसबुक यहाँ पर डाउन था 6 घंटे। मतलब पूरा फेसबुक, व्हाट्सअप एंड इंस्टाग्राम, ये तीनों यहाँ पर डाउन थे 6 घंटे के लिए। तो यहाँ पर लोग यहाँ पर कितने परेशान हो गए, यहाँ पर इतने 6 घंटे की बात थी लेकिन यहाँ पर सब लोग इतने परेशान हो गए। तो आप देख सकते हो ना कि ये कितना ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस रखता है आपके यहाँ पर उसमें। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर आपके लिए अभी ऑक्सीजन हो सकता है आने वाले टाइम में भी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी। उसके बाद अगर हम देखें सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये तो उसका ग्राफ है, तो वो भी आप चाहो तो उसको जूम करके आप आर्टिकल से यहाँ पर पढ़ सकते हो। उसके बाद देखिए कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज़ एट द कोर ऑफ इंडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू यूएस 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बाय 2025। तो देखिए आरबीआई ये भी देखता है कि भाई सेमीकंडक्टर पे एक यहाँ पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया को करना है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे करोगे? उसका ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है यहाँ पर सेमीकंडक्टर, तो उसके बिना यह पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी हम बनाने की ट्राई करें। अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो हम पहुँचने वाले हैं, लेकिन 1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी हम यहाँ पर 2025 तक जो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पर रखी, यहाँ पर गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। आप एक बार पढ़िए कि सेमीकंडक्टर उसको बनाने में कॉस्टिंग कितनी आती है, उसको लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, उसको यहाँ पर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए, कितना पानी चाहिए, जो एकदम प्योर वाटर है वो कितना चाहिए, और उसको बनाने में टाइम कितना लगता है।
तो ये सब चीज़ें अगर आप जानोगे तो आपको पता लगेगा कि अगर यहाँ पर इंडिया में इसको प्लांट ओपन करना है तो वो कौन सी कंपनी है वो जो ये सब चीज़ें कैपेबल है, और इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल कौन कौन से चाहिए। तो हम ये भी कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल वाले कंपनीज़ को उनमें उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सेमीकंडक्टर एक प्योर प्रोडक्ट है लेकिन उसको बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो आप रॉ मटेरियल वाले कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ ये टॉपिक को। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप मैं देखो तो आरबीआई का ये जो रिपोर्ट है वो तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा निकल कर आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको डरने वाली या फिर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वो यहाँ पर अभी दिख नहीं रही है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर जो है जीडीपी ग्रोथ भी यहाँ पर सही है, अकोमोडेटिव स्टैंस है, इन्फ्लेशन का भी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डर था वो भी यहाँ पर निकल कर नहीं आया है। उसके बाद मानसून भी जो है वो यहाँ पर ठीक ठाक यहाँ पर अच्छी रही है। तो जो भी ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सब कुछ अप यहाँ पर थम्स अप है, सब कुछ यहाँ पर अच्छा है। तो ये निकल कर आया है। अब यहाँ पर हमको देखना है आगे की रणनीति। तो अब जो यूएस में होता है तो वो सब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना। ठीक है, जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन को नहीं दबाओगे, तब तक आपको इंस्टेंट वीडियोस मेरे कैसे मिलेंगे, नोटिफिकेशन कैसे मिलेंगे, तो वो करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऐसे मैं लगातार अपडेट रखता रहूँगा, सब जितनी भी ज़रूरी चीज़ें रहेगी उसमें आपको अपडेट करता रहूँगा। आपको करना कुछ नहीं, आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, और हो सके तो यहाँ पर शेयर करना सीखो। जितना शेयर करोगे उतना ही आपको यहाँ पर आपका नॉलेज बढ़ेगा। नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। ठीक है, तो वो करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।